हाँ स्वाति प्रणाम। गुड मॉर्निंग मंजू। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? पहले बता, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक। आज से पाश्चात्य क्लास शुरू करेंगे हम। ठीक है। पाश्चात्य कला शैली। पाश्चात्य कला शैली की बात करेंगे। ठीक है। पाश्चात्य शैली की बात करते हैं हम लोग। तो एक बात ध्यान दें, इसमें हम लोग मूल रूप से क्या क्या पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग की बात बता देते हैं, बाकी हम लोग फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पाश्चात्य कला शैली में आज हम कला का सामान्य परिचय, बहुत बड़ी क्लास आज की नहीं होगी। जैसे जैसे हम लोग क्लास बढ़ती है कि वैसे वैसे क्लास आपकी थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम पाठ के हिसाब से चलेंगे हम। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कि किस तरह से पाश्चात्य कला शैली यानी आधुनिक कला शैली की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राकाको शैली क्या होती है, फिर नवशास्त्रीयतावाद शैली क्या होती है, रोमांसवाद क्या होता है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे बारबीजा क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, अस्वीकृत कलाकार क्या होता है, पीआरवी क्या है, प्रभाववाद क्या है, न प्रभाववाद क्या है, उत्तर प्रभाववाद। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मान चलें कि कम से कम आपकी इस पाश्चात्य में कम से कम 50 क्लास मैक्सिमम होंगी। 50 क्लास मान चलो, नहीं तो 45 क्लास तो बिल्कुल स्पष्ट है। और इसमें हम जो पढ़ाएंगे वेस्टर्न आर्ट, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जारिफ हो, उन सब का सारा कवर करेगा। वेस्टर्न आर्ट बहुत सारे लोग को पल्ले नहीं पड़ती है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप रेगुलर लाइव क्लास मेरे रहते हैं और देखते हैं, समझते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। रेगुलर के रेगुलर नहीं भी अगर आप आ पाते हैं, मान लो सपोज कर लिया कि आज आप नहीं क्लास कर पाए, तो आप नोट्स को रेगुलर बनाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो नोट्स बना लेंगे, अगला जब नोट्स पढ़ेंगे तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह से। ठीक है। तो समझ में आ रही बात? तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं पाश्चात्य कला शैली। तो पाश्चात्य क्या है, सबसे पहले ये देख लें कि पाश्चात्य क्या है। कौन कौन आ चुका है इस समय? अशोक कुमार हैं, कशिश हैं, मृदुल हैं, स्वाति हैं, श्रीनाथ सिन्हा हैं, मंजू हैं। ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दें कि पाश्चात्य, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। पहले मैं बोल देता हूं, फिर लिख देता हूं बोर्ड पे। भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम दिशा में जो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, उस देश में जो उनकी संस्कृति सभ्यता है, उसको हम कहते हैं पाश्चात्य। यहां जो प्रयोग करने वाली जो शैली है, उसको कहते हैं पाश्चात्य शैली। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, पाश्चात्य शैली की परिभाषा। पाश्चात्य, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? भारत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप के देशों में, महाद्वीप के देशों में, महाद्वीप के देशों में जो उनकी संस्कृति, जो उनकी संस्कृति है, संस्कृति है, उसी को पाश्चात्य संस्कृति, उसी को पाश्चात्य संस्कृति
या पाश्चात्य शैली कहते हैं। आप ये परिभाषा लिख लीजिएगा। भारत के जो पश्चिम दिशा की ओर अगर हम कहें कि जो यूरोप महाद्वीप के जो देशों में, यानी जो देश हैं, उन देशों में जो उनकी संस्कृति और उनकी जो शैली पे चाहे जोड़ लें, संस्कृति है, उसी को हम पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको जानना अनिवार्य है। सारी पहले बात ध्यान रखिए, कौन से पॉइंट आपको जानना है, ध्यान दें। सबसे पहले अगर आता है प्राच्य, प्राच्य मतलब होता है प्राचीन, याद कर लीजिएगा, प्राच्य का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्राच्य आएगा तो लिखना प्राचीन। जब आता है पाश्चात्य शब्द आएगा, पाश्चात्य शब्द आएगा तो इसका मतलब है आधुनिक। पाश्चात्य जब शब्द आएगा उसका मतलब है आधुनिक। ठीक है, पाश्चात्य को लिखेंगे आधुनिक। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर आएगा यथार्थ, एक शब्द आएगा यथार्थ, एक आया शब्द यथार्थ आएगा। यथार्थ को क्या कहेंगे हम? यथार्थ को कहेंगे सत्य। क्या कहेंगे? सत्य। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, क्या लिखेंगे? सत्य, यथार्थ, वास्तविक, जो आंखों द्वारा देखा गया दृश्य। ठीक है, क्या कहेंगे? आंखों द्वारा, आंखों द्वारा देखा गया, देखा गया दृश्य। ये जो हम सामने देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये यथार्थ है। समझ रहे हैं? हम लिख रहे हैं, आप भी सामने लिख रहे हैं देख करके, वो यथार्थ है। जो सामने देख देख करके काम जो दिख रहा है, जो वास्तविक है, वो यथार्थ है, उसको कहते हैं यथार्थ है। तो याद रखिएगा, यथार्थ शब्द बार बार आएगा, पाश्चात्य शब्द आएगा, प्राचीन शब्द, एक शब्द और आएगा नैसर्गिक। ठीक है, एक शब्द आएगा नैसर्गिक, नैसर्गिक, ये शब्द आएगा एक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? प्राकृतिक। इसका मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति में हमें जो चीजें दिख रही हैं, यानी जो हमें आकाश, चांद, तारे, झरना, नदी, ये सारी जो चीजें दिख रही हैं, वो सब प्रकृति में आएगी। तो प्राकृतिक की जगह पर वहां पे एक शब्द आएगा नैसर्गिक। तो याद रखिएगा, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। हम कई जगह नैसर्गिक शब्द बोलेंगे, कई जगह हम यथार्थ बोलेंगे, तो आपको पहले से जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है ना? और अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप पाश्चात्य समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाश्चात्य शैली का समान परिचय। हम बात करते हैं समान परिचय। ठीक है, समान परिचय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पाश्चात्य कला में शुरुआत समान परिचय में होती है। देखते हैं, 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में आधुनिक, आधुनिक कला का केंद्र, आधुनिक कला का पश्चिमी, 19वीं शताब्दी में आधुनिक कला का यूरोपी केंद्र, यूरोपी केंद्र, केंद्र फ्रांस था। क्या था? यूरोपी केंद्र जो था उनका फ्रांस था। क्लियर हो रहा है? मैंने कहा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में आधुनिक कला का केंद्र जो था वो क्या था? फ्रांस था। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक कला का जो जन्म स्थान था वो फ्रांस था। हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रांस जो था ये आधुनिक
आधुनिक कला का जन्म स्थान जो था वो क्या था? फ्रांस था। क्वेश्चन कभी आता है कि आधुनिक कला का जन्म स्थान क्या, तो आप फ्रांस ही लगाओगे आप। ठीक है, आधुनिक कला का जन्म कहां हुआ तो कहेंगे फ्रांस लगाएंगे आप। ये बात समझ में आ रही? आधुनिक कला शब्द आ जाए तो यहां पर तब भी, और अगर ये आ जाता शब्द पाश्चात्य कला, मैंने अभी आपको बताया था, अगर पाश्चात्य आता तो वो भी आप आधुनिक कह लें या पाश्चात्य कह लें, बात एक ही है। तो पाश्चात्य कला का जन्म स्थान क्या था? तो फ्रांस था। आधुनिक कला का जन्म स्थान क्या था? फ्रांस था। इसका जन्म कब होता है तो कहेंगे 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो आधुनिक कला के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखिएगा, आधुनिक कला के जन्मदाता, आधुनिक कला के जन्मदाता दो लोग माने जाते हैं। एक को मानते हम लोग एक को मानते हैं सेजान को, और दूसरे को मानते हैं वान गो को। एक मानते हैं सेजान को और दूसरे मानते हैं वान गो को। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक कला का जन्मदाता कौन है, तो नंबर 1 पर आप लिखेंगे सेजान और नंबर 2 पर लिखेंगे वान गो। बात को ध्यान रखना, मेरी बात को। दोनों विकल्प आ जाएगा तो भी आपको सेजान लगाना है, सेजान विकल्प में नहीं तो वानगो लगाना है। आधुनिक कला के जन्मदाता कौन है? सेजान और वानगो। क्यों वानगो दोनों माने जाते हैं? क्योंकि दोनों ही यथार्थ पे काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही जो थे, ये दोनों ही यथार्थ पर कार्य करते थे, यानी दोनों ही काम करते थे, यथार्थ पे काम करते थे। बात ध्यान रखना, यथार्थ पे काम करते, दोनों लोग काम करते, यथार्थ वास्तविकता पे काम करते हैं। यथार्थ मतलब वास्तविकता पे काम करते थे। और दोनों ही कलाकार उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। तो आप कह सकते हो कि जो दोनों कलाकार हैं, दोनों कलाकार जो हैं यानी सेजान और वानगो, आप लगा सकते हो कि नंबर 1 सेजान और वानगो, दूसरा कौन है? सेजान और दूसरा वानगो। ठीक है, वानगो, ये दोनों ही कलाकार जो थे ये किस बात के हैं तो कहेंगे उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। ठीक है, ये दोनों किस वाद के कलाकार? तो हम कहेंगे दोनों उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आप लोग को? बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही? हाँ ठीक है, क्लियर है। तो सेजान और वानगो दोनों उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, और दोनों की विशेषता क्या है कि सेजान, मैंने अभी आपको बताया कि सेजान जो थे वो यथार्थ को बुद्धि यथार्थ को बुद्धि के माध्यम से चित्रांकन करना चाहते थे। यानी ये कहते थे कि हम यथार्थ को अपनी बुद्धि के माध्यम से हम इसको चित्रांकन करना चाहते हैं, इसको सुलझाना चाहते हैं, यथार्थ पर हम काम करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया, कौन सा? ये एक था। दूसरा नाम मैंने बताया अभी वानगो की अगर हम बात करते हैं, विंसेंट वानगो भी यही काम था, उनका भी काम यही था कि हम यथार्थ पे काम करेंगे। दोनों बातें मैंने बताई। यथार्थ को भावों के माध्यम से, किस माध्यम से? भावों के माध्यम से चित्रांकन
चित्रांकन करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे? ये वान गो यथार्थ को भावों के माध्यम से चित्रांकन करना चाहते थे। क्लियर हो गया? इस बार ध्यान से देख लें। वान गो यथार्थ को भावों के माध्यम से, क्वेश्चन आता है कि सेजान किस माध्यम से करना, तो बुद्धि के माध्यम से, जो मैंने यहां लिखा रखा है, और वान गो किस माध्यम से, तो कहेंगे भावों के माध्यम से। दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो ध्यान दे दें, जो थोड़ा से टीजीटी पेपर जब हट करके पूछेगा तो ऐसे ही आंसर क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक, तो इस प्रकार से वानगो जो है वो यथार्थ को भावों के माध्यम से चित्रांकन करना चाहते। दोनों का एक ही उद्देश्य था, दोनों का एक ही उद्देश्य था। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है कि आधुनिक कला का जन्मदाता कौन है, तो फिर एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूं, सेजान और वानगो को ही आप लगाएंगे। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो आधुनिक कलाकार हैं, वो आधुनिक कलाकार की अगर हम बात करते हैं, तो आधुनिक कलाकार कहते हैं, क्या कहते हैं? आधुनिक कलाकार कहते हैं कि हमें प्राचीन विषयों से लेना देना नहीं है। क्या कहते हैं? लेना देना नहीं है, ये कहते हैं। हमें प्राचीन विषयों से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कहते हैं। जो आधुनिकता पे काम करना चाहते हैं, कहते हैं ना हम अहम, लेना देना नहीं है। कहते हैं कि हम प्राचीन विषयों पर हम चित्र नहीं बनाना चाहते हैं। हम धार्मिक चित्र हम नहीं बनाना चाहते हैं। हम पौराणिक चित्र हम पौराणिक चित्र नहीं बनाना चाहते हैं। हम पौराणिक चित्र नहीं बनाना चाहते हैं। हम रामायण या प्राचीन नहीं, अब खाली इतना ही लिखने, इसमें सब आ जाएगा। हम धार्मिक चित्र नहीं बनाना चाहते हैं। हम पौराणिक चित्र नहीं बनाना चाहते हैं। हम कोई भी प्राचीन विषय वाले पे काम नहीं, हम काम करना चाहते हैं, समकालीन पे काम करना चाहते हैं। हमको प्राचीन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। तो हम किस पे काम करना चाहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम किस पे करेंगे? समकालीन विषयों पे। हम समकालीन विषयों पे कार्य करेंगे। और समकालीन विषयों में जैसे कोई खेलकूद हो रहा है, जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे कोई काम कर रहा है, हम सामाजिक परंपरा वाले चित्र नहीं बनाएंगे। हम वास्तविक वाले चित्र बनाएंगे, जो जिसमें यथार्थपन दिखाई दे रहा है। तो अब एक शब्दों में समझें कि जो पाश्चात्य कलाकार थे, आधुनिक कलाकार थे, उनका मूल उद्देश्य था हम समकालीन विषयों पर, कोई पढ़ा रहा है वो समकालीन विषय, कोई खेल रहा है वो समकालीन विषय है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, सामने कर रहा है वो समकालीन विषय, कोई सामने दृश्य दिख रहा है वो समकालीन विषय। तो ऐसे दृश्यों को हम चित्रांकन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक कला के चित्रकारों की 3 विचारधाराएं थी। आइए देखते हैं उनकी 3 विचारधाराएं। आधुनिक कलाकारों की 3 विचारधाराएं थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, पीछे मैंने क्या बताया था? ये पीछे ये था, मैंने आधुनिक इन पे काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, फिर वापस आइए देखते हैं फिर क्या है। आधुनिक कलाकारों की 3 विचारधाराएं थी। ठीक, आइए देखते हैं। नंबर 1, पहली विचारधारा के अनुसार आप लिखेंगे,
पहली विचारधारा के अनुसार क्या है, कलाकार जब कोई चित्र बनाता है, जैसे मान लीजिए ये चित्र है, ये हमने एक मार्कर रखे, पेन पकड़े हैं, तो कलाकार जब किसका चित्र, इसका चित्र बनाने जा रहा है, या मेरा चित्र बनाने जा रहा है, या आपका चित्र बनाने जा रहा है, तो सबसे पहले वो कलाकार उस वस्तु को बाह्य रूप को देखता है और उससे प्रतीकात्मक रूप से उसका प्रयोग करता है। तो क्या विचारधारा उसकी है, सबसे पहले कलाकार कलाकार किसी वस्तु का बाह्य रूप को देखकर प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग करता है। ये सबसे पहले जो कलाकार होता है वो वस्तु का प्रतीकात्मक रूप देखता है, ये काम उसका है। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा उसका कलाकार का कार्य क्या है, दूसरा कार्य है विचारधारा, कलाकार किसी वस्तु का आंतरिक, ठीक है, आंतरिक भावनाओं आंतरिक भावनाओं को आंतरिक भावनाओं को देखता है। यानी उस चित्र की आंतरिक भावना क्या है, उस चित्र का अंदरी रूप क्या है, उसको देखता है, तब उस पर ध्यान देकर के, अभी पहली विचारधारा बाह्य रूप को देखा, दूसरी विचारधारा आंतरिक को देखा, अब तीसरी क्या करेगा, समस्त वस्तु का मूल्यांकन करेगा। क्या करेगा, तीसरा फिर से देखें, ये एक बार हमने बता दिया आपको है? अब तीसरा देखते हैं, नंबर 3, कलाकार वस्तु का समस्त मूल्यांकन कर अंत में वो चित्रांकन करता है। ये तीसरी विचारधारा है कि पूरी वस्तु का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अब उसका चित्रण करेगा। तो पहली विचारधारा वस्तु का बाह्य रूप देखना, दूसरी विचारधारा वस्तु का आंतरिक रूप देखना, और तीसरी विचारधारा क्या क्या है कि वस्तु का समस्त मूल्यांकन कर उसको जो है पूरी तरह से उसका चित्रांकन करना है। ये आधुनिक कलाकार जो 19वीं शताब्दी से उभर करके आते हैं, लेकिन हमें आधुनिकता की झलक 16वीं 17वीं शताब्दी के कुछ कलाकारों में दिखने लगती है। आइए देखते हैं कौन से ऐसे कलाकार हैं। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी 16वीं 17वीं शताब्दी के कुछ कलाकारों के चित्रों में आधुनिकता की झलक दिखाई देनी लगती है। यानी 16वीं 17वीं शताब्दी में कुछ ऐसे कलाकार जिनमें हमें आधुनिकता की झलक दिखाई देने लगती है। तो ऐसे कलाकार कौन कौन हैं, ऐसे कलाकारों में नाम लिख देता हूं, आइए देखते हैं। ऐसे कलाकार हैं, सबसे पहला पुंस, ठीक है, दूसरा क्लोद लोरे, ठीक है, लुई
ला ने, लुई लाने चौथा है, पुंस क्लोद लोरे लुई लाने, और चौथा है आपका चौथे व्यक्ति का जो नाम है वो है जॉर्ज दा लातुर, जॉर्ज दा लातुर। ये चार व्यक्ति हैं जिनमें हमें सबसे पहले जो 16वीं 17वीं शताब्दी के थे जिनके हमें आधुनिकता की झलक दिखाई देती है। और ये तीनों कलाकार, ये चारों कलाकार जो हैं ये बरोक कलाकार हैं, ये बरोक कलाकार माने जाते हैं, कलाकार माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी कला में हमें आधुनिकता की झलक दिखाई देने लगती है। समझ में आ रही बात? पुंस, लोरे, लुइलाने, जा दालातुर, इनको एक बात मैं बता दूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, मेरी बात को ध्यान में दिमाग बैठा लीजिए। सबसे पहली बात तो ये दिमाग बैठाइए कि हम जब कोई वाद्य पढ़ाएं, जब कोई शैली पढ़ाएं, तो उस शैली का ये आपको याद रखना कि ये जो है इस शैली के कौन कौन मुख्य कलाकार हैं। ये गलती नहीं होना चाहिए। हम आपसे पूछें कि नौ शास्त्रवाद के कलाकार कौन है, तो आपको जब मैं लिखाऊंगा तो आपको याद रखना होगा राकाको कौन है, या किनकी कला में सबसे पहले हमें आधुनिकता की झलक दिखती, तो मैंने भी आपको नाम बताए। उनके मुख्य चित्र कौन से, मुख्य कार्य क्या है, बस इतना याद रखना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा टीजीटी में, बात कर रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। ये कतई ना भूलिएगा कौन से चित्रकार किस वाद का है, ये ना भूलिएगा। बाद में फिर तो उसके बाद हम ध्यान देंगे उसके चित्र कौन कौन से हैं, ये भूलिएगा नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। हम आपसे पूछते रहेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं आपको, हम आपसे पूछते रहेंगे अब, लेकिन अभी चलने दो तीन क्लास हो जाने के बाद ही पूछेंगे ना हम, ठीक। तो पुंस, क्लोदलोरे, लुइलाने, जादाला, तो ये चारों कलाकार बरोक कलाकार जिनकी हमें कला में हमें आधुनिकता की झलक दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अगला, तो कौन से सबसे पहला मैंने बताया है पुंस, क्या नाम मैंने बताया सबसे पहले, निकोल पुंस, याद रखिएगा। सबसे पहले पूरा नाम है निकोल पुंस, निकोल पुंस। निकोल पुंस की बात करते हैं, ये फ्रांस का कलाकार था जिसका जन्म अभी, क्योंकि ये मेन पॉइंट नहीं, बस खाली साधारण बात को समझना है। इसका जन्म नारमंडी गांव में, फ्रांस के, इसका जन्म फ्रांस के नारमंडी गांव में हुआ था, ठीक है। जब युवा हुआ तो ये पेरिस चला गया, फ्रांस के पेरिस चला गया जब युवा हुआ, ठीक है, नारमंडी गांव में चला गया, ठीक है। याद रखिएगा, यहां जब युवा हुआ तो पेरिस चला गया, वहां मित्र धूषण, क्या नाम है, मित्र धूषण कलाकार के साथ मिलकर, वहां अपने मित्र धूषण कलाकार के साथ मिलकर ठीक है, लुक्सेम्बुर्ग महल पर चित्रांकन किया, अलंकरण किया, ठीक, मिलकर, फिर ध्यान दें क्या है, ये है। उसके बाद मिलकर, दोनों ने मिलकर तो लिख चुके हैं, मिलकर लुक्सेम्बुर्ग महल पर अलंकरण किया, और उसके बाद ये इटली चला गया,
तत्पश्चात इटली चला गया। ठीक है, वहां इसने शुद्ध कला शैली को जन्म दिया। ये मैंने क्या लिखा है, इटली चला गया, वहां इसने किसको जन्म दिया? शुद्ध कला शैली का जन्मदाता कौन है? तो कहेंगे पुंस, निकोल पुंस। वहां उसने शुद्ध कला शैली को जन्म दिया। फ्रांस का कलाकार था, लेकिन सर्वाधिक समय इसने इटली में बिताया। ठीक, तो क्या बताया मैंने? शुद्ध कला शैली को इसने जन्म दिया था। और पाश्चात्य से तत्पश्चात इटली गया, वहां उसने शुद्ध कला शैली को जन्म दे दिया। अब वो वहीं पे रहा, वहां पे रहते हुए उसने लघु चित्र बनाना शुरू किया, छोटे छोटे चित्र। ठीक है, इटली में लघु चित्र बनाना शुरू किया। ठीक है, कैसे? इटली में इसने लघु चित्र बनाना उसने शुरू किया, और ज्यादातर इसके चित्र धार्मिक व पौराणिक होते थे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पुंस धार्मिक व पौराणिक चित्र बनाने में माहिर था। याद कर लीजिएगा, यानी धार्मिक व पौराणिक चित्र बनाने में माहिर था, लेकिन फिर भी इसकी कला में आधुनिकता की झलक दिखती है। फिर भी इसकी कला में आधुनिकता की झलक दिखाई ये फिर भी इसकी कला में हमें आधुनिकता की झलक दिखती है। बात को ध्यान रखना, ये साफ साफ पहली बार हमें किसी कलाकार के चित्रों में आधुनिकता की अगर झलक दिखती है तो वो कौन सा कलाकार? निकोल पुंस। और इसी बात से प्रभावित थे सेजान इससे प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि चित्रकार सेजान झलक दिखाई थी, इसलिए सेजान पुंस से प्रभावित थे। इसीलिए प्रभावित थे क्योंकि इनकी कला में आधुनिकता की झलक दिखाई देती थी। ठीक है, और इस बात को सेजान कहते थे। क्या कहते थे? सेजान कहते थे कि मैं पुंस का अनुसरण करता हूं। सेजान क्या कहते थे? सेजान कहते थे कि अलग लिख देते हैं। ठीक है, सेजान कहते थे कि मैं पुंस का अनुसरण करना चाहता हूं। मैं पुंस का अनुसरण करना चाहता हूं, सेजान इस बात को कहते हैं। जो पुंस काम कर रहे हैं वही मैं भी करना चाहता हूं।
और इसीलिए सेजान कहते हैं मैं पुंस को अपना गुरु मानता हूं। सेजान कहते हैं मैं पुंस का अनुसरण करना चाहता हूं, और सेजान कहते हैं इसीलिए, सेजान क्या कहते हैं कि मैं, सेजान ये भी कहते हैं कि मैं पुंस को अपना गुरु मानता हूं। ये बात कौन कह रहा है? सेजान कहते हैं। सेजान कह रहे हैं मैं पुंस को अपना गुरु मान रहा हूं। और अगर सेजान गुरु मान रहे हैं और सेजान है आधुनिक कला के जन्मदाता, तो पुंस क्या होंगे? पुंस बनेंगे आधुनिक कला के पितामह। ठीक। मैं पुंस को अपना गुरु मानता हूं। ठीक। अगर ध्यान दीजिए, सेजान क्या है? आधुनिक कला के जन्मदाता हैं। आधुनिक कला के जन्मदाता हैं। अगर सेजान जन्मदाता हैं तो पुंस क्या होगा? पुंस होगा आधुनिक कला के पितामह होंगे। अगर ये पिता हैं तो पिता का पिता क्या होता? पितामह होता है ना? समझ में आ रही बात? तो ये मैंने बताया कि सेजान, अगर क्वेश्चन कभी आता है कि सेजान किसको गुरु मानते हैं, तो पुंस को मानते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि आधुनिक कला का पितामह कौन है, तो आप पुंस को ठीक ही मारेंगे। आप आधुनिक कला का पितामह हम किसे कहते हैं, तो हम यही कहेंगे पुंस को मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? पुंस के प्रमुख चित्र, पुंस के प्रमुख चित्र। सेबाइंस, इनका पहला चित्र आप ध्यान रखिएगा, सेबाइंस स्त्रियों का अपहरण। सेबाइंस स्त्रियों का अपहरण। डेविड की विजय, डेविड की विजय। सुकरात की मृत्यु। कौन सा है? डेविड की विरुद्ध फोन्सियो की शव यात्रा और पवित्र परिवार। फोन्सियो की, सुकरात मृत्यु उसका है। फोन्सियो की शव यात्रा, पवित्र परिवार। ठीक है। और एक और है, उसका नाम है संत मैथ्यू व देवदूत। संत मैथ्यू व, ये सारे चित्र मैंने जो बताए हैं किसके हैं? पुंस के चित्र हैं। तो सेबाइंस क्या है? सेबाइंस, सेबाइंस स्त्रियों का अपहरण, याद रखिएगा। सेबाइंस स्त्रियों का अपहरण, संत मैथ्यू का दूत, फोन्सियो की शव यात्रा, पवित्र परिवार। ये आपका हो गया पुंस। चलिए दूसरा कलाकार देखते कौन है। दूसरे कलाकार का नाम क्या है, तो कहेंगे क्लोद लोरे। क्लोद लोरे। क्लोद लोरे, क्लोद लोरे की बात करते हैं तो ये फ्रांस का, ये फ्रांस का चित्रकार था। ध्यान रखना, ये फ्रांस का चित्रकार था, लेकिन अपना संपूर्ण जीवन इटली में, अपना संपूर्ण जीवन इटली में व्यतीत किया था। ठीक है।
संपूर्ण जीवन इटली में व्यतीत किया था। क्लियर? ये भी, इसकी कला में भी हमें आधुनिकता की झलक दिखती है, लेकिन ये जो था फ्रांस में का कलाकार था, लेकिन संपूर्ण जीवन इटली में व्यतीत किया था। ये प्राकृतिक चित्र बनाने में माहिर था। आइए ध्यान दें, क्लोद लोरे किस प्रकार के चित्र? ऐतिहासिक व प्राकृतिक चित्र बनाने में माहिर था। ऐतिहासिक व प्राकृतिक चित्र बनाने में माहिर था। ध्यान रखिएगा, वो प्राकृतिक चित्र बनाने में माहिर था। तो आप लिख सकते हैं कि ये अपने चित्रों में, आप जोड़ लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये अपने चित्रों में पहाड़, झरना, पहाड़ पहाड़ झरना, नदियां या अन्य प्राकृतिक दृश्य को दिखाने का प्रयास करता था। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने क्या कहा है कि ऐतिहासिक व प्राकृतिक चित्र बनाने के कारण वो अपने चित्रों में ये चीजें वो दिखाई देता था। इसका एक ही प्रमुख चित्र मिलता है और उस चित्र का नाम है ग्रामीण जीवन। ठीक है, इसका प्रमुख चित्र यहां लिख देते हैं, प्रमुख चित्र ग्रामीण जीवन। ये इसका हमें एक ही चित्र मिलता है, ग्रामीण जीवन उत्सव है, ग्रामीण उत्सव, सॉरी, एक ही चित्र मिलता है, ग्रामीण उत्सव, याद रखिएगा। इसका एक ही चित्र मिलता, केवल एक चित्र मिल रहा है बस, और कोई नहीं। फिर ध्यान दीजिए, फ्रांस का चित्रकार था, संपूर्ण जीवन इटली में व्यतीत किया था, और मेन ये याद रखना, ऐतिहासिक व प्राकृतिक चित्र बनाने माहिर था। इसने अपने चित्रों में झरना, पहाड़, मकान, मकान भी दिखाया है, मकान, महल और नदियां, इन सब का उसने चित्रण किया है। और इसका एक ही चित्र मिलता है, ग्रामीण उत्सव। अब आइए अगला चित्र कलाकार देखते हैं। उस कलाकार का नाम है लुई लाने। क्या नाम है? क्लोद लोर हो गया। अब आइए बात करते हैं लुई लाने। ठीक, लुई लुई ला ने, ये भी फ्रांस का कलाकार था, जो ग्रामीण, ध्यान देना, जो ग्रामीण व किसान जीवन संबंधी चित्र बनाने में माहिर था। ठीक है, लेकिन यथार्थ की झलक दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, यानी समकालीन दृश्य कहीं ना कहीं इसके चित्रों में दिखता है। ये किसान जीवन, ग्रामीण जीवन पर चित्र बनाने में माहिर था, याद रखिएगा। ठीक है, वो अपने चित्रों में फटे पुराने कपड़ों को किसान को पहने हुए दिखाता था। ठीक, आप नोट कर सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं कि लुई लाने, आप नोट कर लीजिएगा, लुई लाने अपने चित्रों में फटे पुराने कपड़े पहने हुए किसान को दिखाता था। जो मैंने भी बोला है, ये अपने चित्रों में किसान को फटे व पुराने कपड़े पहने दिखाता था। ये ठीक है। आइए इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से, मैंने कहा एक लाइन समझ लें,
कैसे ये किसान जीवन व ग्रामीण जीवन पर चित्र बनाता था और अपने चित्रों में फटे पुराने किसानों को कपड़े पहने दिखाता है। इसके अलावा फिर भी लेकिन इसकी कला में आधुनिकता की झलक थी। मैंने कहा ना, किसान कोई काम कर रहा है तो वो आधुनिकता की झलक, आधुनिकता में आ जाएगा, समकालीन में आ जाता है। तो तो इसके कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं, आइए देखते हैं। इसके प्रमुख चित्रों में कौन कौन से इसके हैं। किसान परिवार प्रमुख चित्र, इसके पहले लिख देते हैं प्रमुख चित्र। किसान परिवार, लोहार की दुकान, लोहार की दुकान और लोहार की दुकान। इसके अलावा रोमन अग्नि देवता, रोमन अग्नि देवता। बस ये तीन इसके चित्र प्रमुख मिलते हैं। क्लियर है, यही तीन मिलते हैं, किसान परिवार, लोहार की दुकान, रोमन अग्नि देवता। क्लियर हो गया। चलिए, ये आपका हो गया तीसरा कलाकार। अब आइए हम बात करते हैं जार्ज दा लातुर। किसकी बात करते हैं? जार्ज दा लातुर, जार्ज दा लातुर। ये कलाकार जो था फ्रांस का था, फ्रांस का कलाकार था, जो जो ईसा के जीवन पर, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाता था। ध्यान रखिएगा, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाता था। क्लियर है। और फिर भी वही बात मैंने रिपीट करूंगा कि इसकी भी कला में आधुनिकता की झलक दिखती, तभी तो मैंने नाम लिए हैं। पुंस, लोरे, लुइलाने, जा दा लातुर, ये चारों कलाकार 16वीं 17वीं शताब्दी के बरोक के कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें हमें आधुनिकता की झलक दिखती है। तो ये क्या बनाता था? ये बनाने माहिर था ईसा के जीवन, ये लिखा मैंने, क्या बनाने माहिर था? ये ईसा के जीवन चित्र बनाने में माहिर था। आइए इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र, इसके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो इसमें है बढ़ई संत जोसेफ, बढ़ई संत जोसेफ। ठीक, नंबर 2 जन्म उत्सव, जन्म उत्सव। नंबर 3 जन्म उत्सव, भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता, सेबास्टियन, कुमारी की शिक्षा, कुमारी की शिक्षा। तो ये हो गया कला का समान परिचय। एक बार ध्यान से देख लें, दा लातुर ये किस पर माहिर था? ईसा के। तो पुंस को मैंने बताया पौराणिक व धार्मिक चित्र बनाने माहिर था, पुंस की बात कर रहा हूं मैं। लुई लाने जो था वो ऐतिहासिक और प्राकृतिक यानी नैसर्गिक चित्र बनाने माहिर था। उसके बाद लुई लाने जो था वो किसान जीवन संबंधी, ग्रामीण जीवन संबंधी चित्र बनाने माहिर था। और ये जार्ज दा लातुर जो था वो ईसा के जीवन संबंधी चित्र बनाने माहिर था। ये इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने कला का समान परिचय बता दिया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा राकाको शैली। बस ये वेस्टर्न स्टार्ट हो गई है, वेस्टर्न अभी इधर 10 दिन लगातार मैं आपका इधर वेस्टर्न खींचूंगा। ठीक है, 15 तारीख के बाद से फिर जो है मैं
बीच बीच में इंडियन कलाकार भी पढ़ाएंगे, किसी दिन 2-2 क्लास आपकी हो जाएंगी, यानी हफ्ते में 3 दिन मान चलें कि आपकी 2 क्लास होंगी। 2 क्लास मतलब इधर 11 से 12 ये पढ़ाएंगे, फिर 12 से 1 बजे 1 बजे तक की इंडियन पढ़ाएंगे। जैसे ही वेस्टर्न खत्म, इंडियन लगभग क्लोज करा देंगे, साथ ही चलता रहेगा, क्योंकि इंडियन कलाकार बहुत सारे हैं। अगर उसके चक्कर पड़ जाएंगे तो ये चीज मिस हो जाएगी आपकी। वो धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा और इधर आपका वेस्टर्न कंप्लीट होता रहेगा। वेस्टर्न कंप्लीट होगा, फिर इसी में ही, इसी ऐप में ही वेस्टर्न के बाद शुरू कर देंगे टेक्निकल। तो ये मान चलें कि 1.5 महीना उधर और 1.5 महीना उधर, और बाकी जो है लगभग 15 दिन मान चलते हैं टेक्निकल में। 15 से 20 दिन से ज्यादा नहीं लेते हैं। तो तब तक की मैं आपका लगभग मार्च फरवरी तक की आपका हम कंप्लीट करा देंगे। और एक बार फिर से हम आपका रिवीजन एक दिन मतलब 1-1 हफ्ता जो है खाली लेक्चर दे देंगे, पूरा इंडियन पे लेक्चर, 2-2 घंटे की क्लास है, खाली बोलना है बस, लगातार लिखना कुछ नहीं, सिर्फ बोलना है। फिर उसी तरीके से फिर एक बार टेक्निकल पे हम लेक्चर दे देंगे, फिर से रिपीट कर देंगे रिवीजन, और फिर उसी तरीके से फिर एक बार हम किस पे कर देंगे, वेस्टर्न पे। तो इस प्रकार से पूरा आपका एक बार रिवीजन करा देंगे। एग्जाम अगर मान लीजिए मार्च में होगा तो उससे पहले एक बार पूरा एक बार रिवाइज करवा देंगे आपको हम। अब आप लगातार कम से कम 4 से 5 घंटा डेली टाइम दीजिए, तभी कवर हो पाएगा हर चीज। रिवीजन करते रहे, सारा नोट्स को पढ़िए, मेरा नोट्स से क्वेश्चन आएंगे, आप इधर उधर मत भागिए। नोट से पढ़िए फिर पेपर सॉल्व करिए, नोट से पढ़िए पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। पेपर की हम और भी नए नए हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, वो हम आपको एग्जाम जब डेट आएगी तो फिर आपको उपलब्ध हम कराएंगे, उसका कुछ शुल्क लेंगे अलग से, लेकिन हम ये है कि पेपर के साथ साथ आंसर भी हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। ठीक, तो चलिए कल मिलते फिर इसी समय। जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वाति। स्वाति, सुमन, राजेश, पूनम, मृदुल, कोमल, कशिश, कामनी, दिनेश, 2 लोग चले गए, कौन थे पता नहीं है। चलिए ठीक, धन्यवाद।